नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इम्पैक्ट स्टडी में। तो हमने प्लेटो को कंप्लीट कर लिया है। जितने भी पीवाईक्यूज है उन पे भी अपन ने बात कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना अरस्तु। देखो, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे शॉर्ट में और इसके बाद में इसके पीवाईक्यूज करेंगे। देखिए, राजनीतिक विज्ञान का जनक, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। तो देखो, जो दार्शनिक, प्रथम दार्शनिक था वो तो कौन था? प्लेटो। और राजनीति विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीति का पिता भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसका? तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। संविधानवाद का पिता भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को, क्योंकि इन्होंने 158 देशों के संविधानों का क्या किया था? अध्ययन, और उसके बाद में इन्होंने इसके बारे में विचार दिए। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के विचार का प्रणेता भी कौन है? अरस्तु। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी और जो सिविल सोसाइटी थी इसके विचार का प्रणेता भी कौन है? अरस्तु। देखो, राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस किसने कहा है? अरस्तु ने। किसने कहा है? अरस्तु ने। किसको? राजनीति विज्ञान को क्या कहा है? मास्टर साइंस। देखो आगे, जो अरस्तु हैं उनकी प्रमुख रचनाएं कौन? हाँ, इसमें है शिक्षण संस्था। देखो, जो अरस्तु था इनकी शिक्षण संस्था क्या थी? लाइजियम। और जो प्लेटो थे इनकी कौन सी थी? अकादमी। क्या थी दोस्तों? अकादमी। अरस्तु की कौन सी है? लाइजियम। कौन सी है? लाइजियम। और उसकी प्लेटो की कौन सी थी? अकादमी। देखो, जो प्लेटो है इसकी जो रचनाएं हैं प्रमुख, उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, इसमें फर्स्ट है द पॉलिटिक्स। कौन सी है? द पॉलिटिक्स। इसमें क्या है? सामूहिक निर्णय बुद्धि का सिद्धांत। क्या दिया था? जो दो द पॉलिटिक्स है इसमें अरस्तु ने क्या दिया था? सामूहिक निर्णय बुद्धि का सिद्धांत। देखो, सेकंड नंबर पे है द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखो, जो अरस्तु थे उन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक क्या किया था? अध्ययन। जिनमें से फेमस किसका था? एथेंस का। देखो, 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संविधानों का क्या कहा जाता है? संविधानवाद का पिता। किसको? अरस्तु को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। देखो, नेक्स्ट है इनकी रचना निकोमेनियन एथिक्स। क्या है? निकोमेनियन एथिक्स। और नेक्स्ट है यूडिमीनियन एथिक्स। ये दोनों ही क्या है? प्रत्येक व्यक्ति सुख, इसमें क्या बताया गया है इन दोनों में? निकोमेनियन एथिक्स और यूडिमीनियन एथिक्स में क्या कहा गया, क्या बताया है अरस्तु ने? कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, दुख से बचना चाहता है। कि कोई भी व्यक्ति हो वो सुख चाहता है, बल्कि दुख से क्या करना चाहता है? वो बचना चाहता है। आगे देखेंगे इसकी अध्ययन पद्धतियाँ। देखो, इसमें आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड, किस अध्ययन पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था? आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का। देखो, जो ये क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। क्या है? वैज्ञानिक पद्धति। जो वैज्ञानिक पद्धति जो कैसे चलती है? विशेष से सामान्य की ओर। आगमनात्मक पद्धति कैसे चलती है? विशेष से सामान्य की ओर। अगला देखो, तुलनात्मक। और इसने कौन सी अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है? तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का, जिसमें आपस में मतलब कि तुलना करके इसने बताया है अपने मेथड्स में। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक व अवलोकनात्मक। उनका विश्लेषण व अवलोकन करके इन्होंने समझाया है। नेक्स्ट है सोद्देशात्मक यानी मैटर एंड फॉर्म, कार्य और कारण यानी टीलियोलॉजी। इसको टीलियोलॉजी किसमें? सोउद्देश्यात्मक में टीलियोलॉजी मेथड का प्रयोग किया है। मैटर एंड फॉर्म्स यानी कार्य और कारण के सिद्धांत के
कार्य और कारण के बीच में जो संबंध हो पाया जाता है उसको उसके अनुसार इन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति में उनका मतलब उनके अनुसार समझाया है। नेक्स्ट है गति व परिणाम के 4 कारण। इन्होंने गति और परिणाम के कितने कारण बताए हैं? 4 कारण। कितने बताए हैं? 4 कारण बताए हैं। जिसमें फर्स्ट क्या था? मटेरियल कॉज, सेकंड है एफिशिएंट कॉज, नेक्स्ट है फॉर्मल कॉज और फोर्थ नंबर पे है फाइनल कॉज। फोर्थ नंबर पे क्या है? फाइनल कॉज। देखो मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज, फाइनल कॉज। ठीक है, तो इन्होंने गति व परिणाम के कितने कारण बताए हैं? 4। मटेरियल, एफिशिएंट, फॉर्मल और फाइनल कॉज। नेक्स्ट देखेंगे ज्ञान की श्रेणियाँ। जो अरस्तु ने ज्ञान की श्रेणियाँ बताई हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो ज्ञान की कितनी श्रेणियाँ बताई हैं इन्होंने? 3 श्रेणियाँ। कितनी बताई हैं ज्ञान की श्रेणियाँ? 3। देखो पहली कौन सी है? थॉर्टिकल एंड थिंकिंग, सैद्धांतिक ज्ञान, यानी थॉर्टिक यानी थिंकिंग ज्ञान यानी सैद्धांतिक ज्ञान। दूसरा है पोएसिस मेकिंग यानी बनाना, उत्पादन ज्ञान। नेक्स्ट है प्रेक्सिस डूइंग, करना। यही क्या था? उसका सर्वोच्च ज्ञान था। जो क्या है इसमें? व्यवहारिक ज्ञान। देखो थ्योरेटिक में क्या आएगा? सैद्धांतिक, पोएसिस उत्पादन ज्ञान, प्रेक्सिस डूइंग यानी करना, व्यवहारिक ज्ञान। यही सर्वोच्च ज्ञान था। जो प्रेक्सिस था यही अरस्तु के अनुसार क्या था? सर्वोच्च ज्ञान। क्या था? प्रेक्सिस। इसलिए राजनीति विज्ञान क्या है? परम विज्ञान। इसीलिए उन्होंने राजनीति विज्ञान को क्या कहा था? मास्टर साइंस। क्या कहा था? मास्टर साइंस, परम विज्ञान। अरस्तु का नेक्स्ट देखेंगे जो अरस्तु था उसका राज्य कैसा था। देखो अरस्तु ने राज्य के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग किया था? काइनोनिया यानी समुदाय। देखो अरस्तु ने राज्य के लिए या स्टेट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? काइनोनिया। देखो राज्य परिवारों व गांवों का ऐसा समुदाय है जिसका कोई उद्देश्य है पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त करना है। देखो क्या है कि राज्य परिवार व गांव का ऐसा समुदाय है जिसमें क्या है? राज्य परिवार और गांव का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त करना है। किसने कहा था? अरस्तु ने कि यह है क्या है? पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त करना है। किसने कहा था? अरस्तु ने। किसके बारे में? राज्य के बारे में। राज्य स्वाभाविक व प्राकृतिक है। राज्य क्या है? स्वाभाविक व प्राकृतिक है। राज्य क्या है? स्वाभाविक व प्राकृतिक संस्था है। देखो ये भी किसका स्टेटमेंट था? अरस्तु का, कि राज्य क्या है? स्वाभाविक और क्या है? प्राकृतिक संस्था है। जो राज्य से बाहर रहता है वो या तो देवता है और या फिर पशु है। ये देखो अरस्तु की कोटेशन है कि जो अगर कोई जो राज्य से बाहर रहता है या तो वो क्या है? देवता, या फिर क्या है? वो पशु है। यानी कि जो राज्य है वो क्या है? प्राकृतिक संस्था है या फिर स्वाभाविक संस्था है। अगर जो कोई व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वो या तो क्या है? देवता है या फिर क्या है? पशु तुल्य है। नेक्स्ट देखो राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। राज्य है वो किसका पूर्वगामी है? मनुष्य का पूर्वगामी है। यानी कि राज्य क्या है? व्यक्ति से पहले है। यानी कि जो मनुष्य का पूर्वगामी है कौन है? राज्य। यानी राज्य किससे पहले आया है? व्यक्ति से पहले आया है। यानी कि पहले राज्य का जन्म हुआ है और उसके बाद में व्यक्ति का जन्म हुआ, यानी मनुष्य बाद में आया है। पहले क्या आया है? राज्य। किसने कहा है? अरस्तु ने। नेक्स्ट देखेंगे इतिहास की दृष्टि से तो व्यक्ति पहले हैं लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से राज्य पहले है। देखो
ये इनका स्टेटमेंट था ना कि राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, यानी कि राज्य है वो व्यक्ति से पहले आया है। इतिहास की दृष्टि से तो क्या है, व्यक्ति पहले आया है, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से क्या आया है, राज्य पहले आया है। यानी पूर्ण से अंश की ओर, यानी पूर्ण क्या है, राज्य पूर्ण है, अंश क्या है, मनुष्य। पहले क्या आया है, शरीर, फिर क्या है उसके अंग, यानी पूर्ण। पूर्ण क्या है, जैसे मान लो पूरा शरीर है और उसके जो अंग हैं वो क्या है, उसके अंश हैं। तो इस प्रकार पहले शरीर आता है, उसके बाद में उसके छोटे छोटे जो अंग हैं उनसे मिलकर के ही क्या बनता है, शरीर बनता है। इसी प्रकार जो मनुष्य होते हैं उनसे मिलकर के क्या बनता है, राज्य। तो राज्य व्यक्ति से पहले आया है, यानी पूर्वगामी है। अगला देखो, राज्य। तो प्लेटो ने राज्य के बारे में क्या कहा है, एसोसिएशन ऑफ फ्रीमैन, यानी कि जो एसोसिएशन ऑफ फ्रीमैन है, यानी कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, इन दोनों के गुण किसमें समाहित हैं, राज्य के अंदर। कुलीन तंत्र और लोकतंत्र दोनों के गुण इसमें क्या हैं, समाहित हैं। इन दोनों को मिला करके ही क्या बनता है, राज्य। एसोसिएशन यानी कि इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, एक राज्य बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्णिम मध्यमान का नियम। जो प्लेटो ने रूल ऑफ गोल्डन मीन की थ्योरी दी थी, इसमें देखेंगे अपन कि जो स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत है, यानी कि उसको अपन मध्यमान यानी बीच में रख करके उसको समझते हैं। देखो आगे, दास प्रथा प्राकृतिक असमानता का समर्थक, यानी कि जो दास प्रथा थी उसमें अरस्तु था वो प्राकृतिक असमानता का क्या था, समर्थक। यानी कि जो प्राकृतिक असमानता है उसका अरस्तु ने क्या किया था, समर्थन किया था। दास कार्य का उपकरण है, ना कि उत्पादन का उपकरण। कि जो दास है वो कार्य का उपकरण है, ना कि उत्पादन का उपकरण। नेक्स्ट देखेंगे, विधि का शासन। जो अरस्तु ने विधि के शासन के बारे में क्या कहा है कि कानून आवेग विहीन विवेक है। क्या है, कानून आवेग विहीन विवेक है। किसने कहा है, अरस्तु ने। कानून तर्क बुद्धि का द्योतक है, जो किसी लालसा से विचलित नहीं होता है। अरस्तु ने कहा है विधि के शासन के बारे में कि जो कानून है वो आवेग विहीन विवेक है। कानून तर्क बुद्धि का द्योतक है, यानी कि जो किसी लालसा से विचलित नहीं होता है। क्रांति के बारे में अरस्तु के विचार क्या थे कि जो क्रांति है वो शासन प्रणाली यानी संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। यानी कि जो शासन प्रणाली होती है या संविधान में जो कोई परिवर्तन होता है, संविधान में जो भी परिवर्तन होता है उसी को अरस्तु क्या कहते हैं, क्रांति। क्या कहते हैं, क्रांति। कि शासन प्रणाली में जो भी परिवर्तन होते हैं या संविधान में जो भी परिवर्तन होते हैं उसी को प्लेटो ने क्या कहा है, क्रांति कहा है। यानी कि अरस्तु हैं उन्होंने यथास्थितिवाद का क्या किया है, समर्थन। यानी कि क्रांति को रोकने का उन्होंने प्रयास किया है कि क्रांति को कैसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे उनके नागरिकता यानी सिटीजनशिप, उसके ऊपर उनके विचार क्या थे। अब देखेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप पे अरस्तु के क्या विचार थे। देखो, आधार विधायी व न्यायिक कार्यों से सक्रिय भागीदारी। अरस्तु ने कहा है कि नागरिकता का आधार क्या होना चाहिए कि जो विधायिक और न्यायिक कार्य हैं उनमें व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि उनमें भाग लेना चाहिए। और जो अवकाश होता है वो किसके लिए होता है, दास व संपत्ति यानी तार्किक बुद्धिमत्ता। जो अवकाश है वो किसके लिए होता है, दास व संपत्ति के लिए ही क्या होता है, अवकाश होता है। और इन्होंने इसको क्या कहा है, तार्किक बुद्धिमत्ता। यानी कि जो नागरिकता है उसका आधार क्या माना है अरस्तु ने कि जो विधायी व न्यायिक कार्य हैं उनमें सक्रिय भागीदार होना चाहिए, तभी वो वहाँ का क्या होगा, नागरिकता। उसी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जो न्यायिक व विधायी कार्यों में क्या करते हैं, सक्रिय रहते हैं या उनमें भागीदारी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे संविधानों का वर्गीकरण। इसमें देखेंगे कि जो संविधानों का अरस्तु ने वर्गीकरण किया है उनमें क्या आधार रखा था, संख्या का।
क्या रखा था, इनका आधार किस संख्या या उद्देश्य, यानी कि किस संख्या में और इनके उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो देखेंगे अपन इसमें कि जो एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति होता है उसके अंदर एक व्यक्ति का शासन कैसा होना, जो मोनार्की होती है, यानी एक व्यक्ति का शासन, यानी मोनार्की यानी राजतंत्र, जो परहित में जो कार्य किए जाते हैं उनको अपन किस में लेंगे। देखो संविधानों का वर्गीकरण, कि जो अरस्तु था उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण कैसे किया है। इसमें देखेंगे कि जो संविधानों का वर्गीकरण है इसमें आधार उन्होंने संख्या, यानी किस संख्या में उनके उद्देश्य क्या होने चाहिए, कि यानी कि जो परहित में जो कार्य किए जाएंगे वो किस में होंगे, मोनार्की, किस में आएंगे, राजतंत्र में। और जो निरंकुश तंत्र है, यानी कि जो सब जिससे को, जैसे कि जो कार्य किस में किए जाएंगे, सब हित में, किस में किए जाएंगे, सब हित में, वो किस में आएंगे, टायरेनी में, किसका रूप ले लेंगे, टायरेनी का। और जो परहित में कार्य किए जाएंगे वो किस में होंगे, मोनार्की, यानी कि जो परहित के कार्य होंगे वो तो किस में रहेंगे, मोनार्की में। और अगर जो सब हित में कार्य करेंगे वो किस में आएंगे, टायरेनी में। नेक्स्ट देंगे कुछ व्यक्तियों का शासन, यानी कि जो कुछ व्यक्तियों का शासन होता है उसमें जो कार्य जनता की भलाई के लिए किए जाते हैं वो किस में, अरिस्टोक्रेसी में। जो जनता की भलाई के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो किस में, अरिस्टोक्रेसी में। और यानी कि जो बिगड़ जाए, खुद का घर भरने में लगे हों, वो किस में है, ओलिगार्की में, किस में, ओलिगार्की में। देखो बहुत लोगों का शासन, बहुत लोगों का शासन, इसमें क्या है, पॉलिटी, क्या है, पॉलिटी, यानी जो अच्छा शासन होता है वो किस में आएगा, पॉलिटी में, किस में आएगा, पॉलिटी में। और जो बुरा बुरा शासन है, यानी कि भीड़ तंत्र, वो किस में आएगा, डेमोक्रेसी में। तो देखो जो एक व्यक्ति का शासन होता है मोनार्की, यानी परहित के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो मोनार्की में। और जो सब हित में कार्य वो किस में जाएंगे, टायरेनी में, किस में हो जाएंगे, टायरेनी में। यानी कि जो कार्य परहित में होंगे वो मोनार्की, और जो सब हित में होते हैं वो टायरेनी में। फिर आता है कुछ व्यक्तियों का शासन, यानी कि जो कार्य कुलीन तंत्र यानी जनता की भलाई के लिए किए जाते हैं वो किसमें, अरिस्टोक्रेसी में। और जो खुद का घर बनाने में लगे हों वो किसमें, ओलिगार्की में। अगला है बहुत लोगों का शासन, बहुत लोगों का शासन, यानी कि जो अच्छा शासन होता है वो किस में आएगा, पॉलिटी में। और जो बुरा है भीड़ तंत्र वो किस में, डेमोक्रेसी में। इनका देखो ये चक्र चलता ही रहता है, फिर ये डेमोक्रेसी से वापस किस में जाएंगे, किस में जाएंगे, मोनार्की में, किस में जाएंगे, मोनार्की में। नेक्स्ट देखेंगे अपन कार्ल पोपर, कि जो कार्ल पोपर है वो पॉलिटी को, अरस्तु की पॉलिटी को क्यों अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, ये तीनों गुण क्या हैं, समाहित हैं। देखो परेटोवादी कुलीन तंत्र, परेटोवादी कुलीन तंत्र, संतुलित सामंतवाद, लोकतांत्रिक विचार, ये तीनों हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, एक अच्छी, इसलिए कार्ल पोपर ने क्या माना है, पॉलिटी को अच्छा माना है कि ये तीनों ही गुण इसमें समाहित हैं। नेक्स्ट देखेंगे अरस्तु पॉलिटी को बचाव राज्य क्या कहता है, बचाव राज्य। कौन, अरस्तु पॉलिटी को क्या कहता है, बचाव राज्य नहीं सेव स्टेट कहता है। देखो इसमें संविधानों का चक्रीय, यानी कि जो संविधानों का चक्रीय सीधा यानी सर्किल है वो चलता रहता है, कैसे, मोनार्की, मोनार्की से टायरेनी, टायरेनी से अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की, ओलिगार्की से पॉलिटी, और पॉलिटी से डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में जाने के बाद में वापस से क्या आएगा, मोनार्की। इस प्रकार ये चक्र चलता ही रहता है। अब देखो न्याय, न्याय के बारे में अरस्तु के क्या विचार थे। न्याय अरस्तु ने कितने प्रकार की बताई थी,
दो प्रकार की, सामान्य न्याय और विशेष न्याय। सामान्य न्याय है वो कैसा है, प्लेटो वाला ही क्या है, सामान्य न्याय अपने कर्तव्यों का पालन करना, सद्गुणी होना, यही क्या था, सामान्य न्याय। जो प्लेटो का था वही क्या है, अरस्तु का। दूसरा है विशेष न्याय। इन्होंने दूसरा प्रकार कौन सा बताया है, विशेष न्याय। उसमें भी दो प्रकार के, वितरणात्मक न्याय और प्रतिवर्ती न्याय। पहला कौन सा, वितरणात्मक न्याय, दूसरा कौन सा, प्रतिवर्ती न्याय, प्रतिशोधनात्मक न्याय। इसमें देखेंगे जो पद सम्मान धन संपदा का बंटवारा, यानी कि जो पद सम्मान धन और संपदा का बंटवारा किस प्रकार से करते हैं, उसको किस में आएंगे, वितरणात्मक न्याय में। विधायिका द्वारा इसमें क्या किया जाता है, उनका बंटवारा। आनुपातिक न्याय, न्याय योग्यता का सिद्धांत, यानी कि योग्यता के अनुसार उनको क्या देना, न्याय। आनुपातिक न्याय का मतलब ही क्या है कि योग्यता के अनुरूप उनको क्या देना, अवसर देना। नेक्स्ट है अपना परिवर्तित या प्रतिशोधनात्मक न्याय। इसमें क्या आएगा, फौजदारी व सिविल न्याय, न्यायपालिका समान बर्ताव, यानी सभी नागरिकों के साथ में कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए, समान बर्ताव किया जाना चाहिए। ये तो किस में आएगी, प्रतिशोधनात्मक न्याय में। और जो अनुपातिक न्याय, योग्यता के अनुसार उनको क्या देना, अवसर प्रदान करना, वो क्या है, वितरणात्मक न्याय। तो अरस्तु ने जो विशेष न्याय है उनको दो प्रकार से समझाया है, वितरणात्मक न्याय और प्रतिवर्ती न्याय। वितरणात्मक न्याय यानी पद समान धन संपदा का बंटवारा किसके अनुरूप होना चाहिए, योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। और जो नागरिक है प्रतिवर्ती न्याय के अंदर, यानी समान बर्ताव किया जाना चाहिए सभी के साथ में। नेक्स्ट है विल डूरा। जैसे इसमें विल डूरा ने कहा है कि जैसे ब्रूट्स सीजर से कम प्यार नहीं करता परंतु रोम को अधिक प्यार करता था, उसी प्रकार अरस्तु के लिए प्लेटो प्यारा अवश्य है पर सत्य दर्शन उससे भी प्यारा था। यानी कि जो विल डूरा है वो कहते हैं कि ब्रूट्स है वो सीजर से कम प्यार नहीं करता था परंतु रोम को अधिक प्यार करता था। उसी प्रकार जो अरस्तु है वो अरस्तु के लिए प्लेटो प्यारा तो अवश्य था पर सत्य दर्शन उससे भी प्यारा, मतलब जो प्लेटो था उससे भी प्यारा उसका सत्य और यानी दर्शन था, उससे भी प्यारा था किसे, प्लेटो से। नेक्स्ट है इजाया बर्लिन। इसमें देखेंगे अपन इनका लेख कौन सा था, इजाया बर्लिन का कौन सा लेख था, देखो इजाया बर्लिन का लेख था हेजोग एंड द फॉक्स, 1953 में लिखा गया था। हेजोग एंड द फॉक्स, इजाया बर्लिन का लेख क्या था, हेजोग एंड द फॉक्स। देखो प्लेटो है उसको इजाया बर्लिन अपने हेजोग एंड द फॉक्स इस लेख में क्या कहता है, प्लेटो को कांटेदार जंगली चूहा, यानी कि सिर्फ वो किसको जानता है, कांटेदार जंगली चूहे, यानी वो और किसी को नहीं जानता है। और जो अरस्तु है उसके लिए कहा है लोमड़ी, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों को जानती है। और जो प्लेटो है उनके लिए कहा है कि सिर्फ वो एक आदर्श राज्य को ही जानते, यानी दर्शन को ही जानते हैं। और जो अरस्तु हैं वो सभी चीज़ों को जानते हैं, यानी उस अरस्तु को किसके समान कहा है, लोमड़ी के समान। और जो प्लेटो है वो क्या है, कांटेदार जंगली चूहा, यानी कि वो सिर्फ अपने आप को ही जानता है और कुछ नहीं, यानी दर्शन को ही जानता है। अगला देखेंगे मध्य युग का अरस्तु। देखो अरस्तु को मध्य युग का अरस्तु किसने कहा है, थॉमस एक्विनास ने। किसने कहा है, थॉमस एक्विनास ने क्या कहा है, मध्य युग का अरस्तु। देखो जो रात्रि प्रहरी राज्य मानते हैं राज्य को, वो कौन कौन से हैं रात्रि प्रहरी, हेयक, नोजिक, फ्रीडमैन, कौन कौन है, हेयक, नोजिक, फ्रीडमैन। रात्रि प्रहरी राज्य कौन कौन मानते हैं, हेयक, नोजिक, फ्रीडमैन, बर्लिन, ये क्या मानते हैं, रात्रि प्रहरी राज्य।
तो अपना जो अरस्तु है उनकी शॉर्ट थ्योरी में अपन ने कंप्लीट किया है। अगली नेक्स्ट क्लास में अपन लेके आएंगे इनके जितने भी आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो प्रश्न उत्तर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।